साथियों नमस्कार। आज का ये वीडियो कक्षा 11 के छात्रों के लिए है और कक्षा 11 के छात्रों की परीक्षाएं आने वाली हैं। उनका इतिहास का अध्याय 5 यायावर साम्राज्य आज टॉपिक के रूप में लिया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो परीक्षा में आने की संभावना है, इनको अपन देखते हैं। यायावर साम्राज्य में जो सबसे पहला प्रश्न होगा वो मंगोल कौन थे। क्वेश्चन नंबर 1, मंगोल कौन थे। तो मंगोल मध्य एशिया की एक प्रजाति थी जो मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्रों में रहा करते थे। स्टेपी क्षेत्र यानी घास के बड़े मैदान, वहां ओनोन नदी इन घास के मैदानों को सिंचित करती थी। एक तरफ गोबी का बड़ा मरुस्थल था और एक तरफ अल्ताई पहाड़ों की बर्फीली चोटियां। ये चार चीजें जो थी, स्टेपी क्षेत्र, ओनोन नदी, गोबी का मरुस्थल और अल्ताई पहाड़ों की बर्फीली चोटियां, ये मध्य एशिया के वातावरण को, माहौल को, पर्यावरण को अत्यंत बेहतर बनाती थी। चारागाहों के रूप में स्टेपी क्षेत्रों का मंगोल उपयोग करते थे। ये एक तरह से जंगलों में रहने वाली प्रजाति, खानाबदोश प्रजाति और पशुचारण करने वाली प्रजाति थी। इनका जीवन यापन जंगलों से होता था। जंगलों की वस्तुओं को इकट्ठा करना, जंगलों की सामग्री के संग्राहक के रूप में, और वहां से प्राप्त सामग्री चीन के बाजारों में ये बेचते थे। ये स्वयं खेती नहीं करते थे और इनका लक्ष्य जो था पशुपालन ही मुख्य रूप से होता था। तो ये बर्बर किस्म के थे, खानाबदोश थे और यायावर थे। घुमक्कड़ जाति थी, घूमते रहते थे। और इनका क्षेत्र रहने का मंगोलिया, वर्तमान का मंगोलिया देश, मध्य एशिया, ओनोन नदी के किनारे, स्टेपी क्षेत्र, गोबी के मरुस्थल और अल्ताई पहाड़ों के बीच का स्थान। दूसरा प्रश्न आता है, बर्बर एक शब्द है, बर्बर शब्द का क्या अर्थ है। तो ये हम पिछला पाठ जो देखेंगे इस्लाम का उदय, वहां हमें इसका प्रयोग पहली बार मिलेगा बर्बर शब्द का। जो रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य वास्तव में बड़ा अच्छी संस्कृति वाला साम्राज्य था और वहां के लोगों का रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार, खान पान, शिक्षा, ये बहुत ही उच्च कोटि की थी। जब रोमन साम्राज्य का पतन की स्थिति में था तभी इस्लाम का उदय होता है और उसमें एक बेदुई जाति थी जिसके लिए पैगंबर साहब ने अपने सबसे नजदीक रखा और जिनके बीच वो सुरक्षित रहे। बर्बर शब्द सबसे पहली बार उनके लिए प्रयोग किया गया। बेदुई जाति जो थी अरब की, उनके लिए सबसे पहली बार ये बर्बर शब्द का प्रयोग किया गया। वास्तव में बर्बर शब्द का जो उत्पन्न है वो रोमन भाषा के बारबोस शब्द से बना है, लैटिन भाषा के बारबोस शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है बेतरतीब ढंग से रहने वाला, जिसमें कोई नैतिक आचरण ना हो, खानाबदोश हो और रहन सहन जिसका बेहतर ना हो, वो बर्बर है। ठीक है, तो ये बर्बर शब्द का अर्थ ये लैटिन भाषा से बारबोस शब्द से बना है और इसका अर्थ है बेतरतीब ढंग से रहने वाला, जिसके कोई नैतिक आचरण बेहतर ना हो, शिक्षित ना हो, सुसंस्कृत ना हो, ये बर्बर शब्द है। एक खराब ढंग से या खराब जीवन प्रणाली से रहने वाले लोग, वो बर्बर। ठीक है, तो बर्बर सबसे पहले बेदुई लोगों को कहा, बाद में मंगोलों को भी बर्बर ही कहा गया। ये बहुत ही क्रूर होते थे, इसलिए भी इनको बर्बर कहा गया। हम साधारण भाषा में क्रूर भी बर्बर को कह सकते हैं। अगली चीज है मंगोलों का आवास। तो मंगोल किस तरह से, मंगोलों ने कभी कोई बड़े महल, किले ऐसे कुछ नहीं बनाए, ये एक खास चीज है। मंगोल स्वयं जंगलों में रहा करते थे, पशुपालन का मूल काम था। ये तंबुओं में रहते थे जिनको जरों या जर्ज कहा जाता था। जर्ज एक शब्द है, जर्ज या जरों में ये रहते थे, जिन्हें तंबू बना के अपने और ये अपने आवास बनाते थे, कबीलों में रहते थे और तंबुओं में रहा करते थे। चीन की महान दीवार का निर्माण, ये मंगोल बड़े ताकतवर होते गए, ये कबीलों में रहते थे। जब चीन का इनसे लेन देन होता था, इन जो अपने जीवन की दैनिक दिनचर्याओं की आवश्यक वस्तुएं होती थी वो चीन से के बाजारों से खरीदते थे। ये चीन में जब
इनके साथ एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति होती थी। जब कभी एक या दो लोग ये जाते थे चीन के बाजार में, तो चीन के लोग इनको लूट लिया करते थे। और जब एक दो लोग लूट के आते थे और ये कबीले में बताते थे कि हमें चीन के बाजार में लूट लिया, और ये बहुत सारे कबीले के लोग इकट्ठे होकर जाते थे, और ये चीन के बाजारों को लूट लाते थे, ये चीन के बाजारों पर भारी पड़ जाते थे। जब ऐसी घटनाएं लगातार घटने लगी, उन्हें लूटने में मजा आने लगा मंगोलों को, तो चीन के लोगों ने मंगोलों से सुरक्षा के लिए किलेबंदी शुरू की और उस किलेबंदी का एकीकरण किया। वास्तव में ये किलेबंदी जो थी वो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ हुई। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ हुई, लेकिन 3री सदी तक आते आते ये विधिवत रूप से एकीकरण करके एक बड़ी दीवार का निर्माण प्रारंभ किया, और ये लंबे समय तक, शताब्दियों तक चलती रही। वो चीन की दीवार तैयार हुई मंगोलों से सुरक्षा के लिए। चीन की दीवार का निर्माण किया गया, जो 3री शताब्दी में बनना शुरू हुई, और ये लंबे समय तक ये लगातार क्रम से चलती रही, और आज विश्व की सबसे बड़ी दीवारों में इसकी गिनती होती है। चीन की महान दीवार का निर्माण ये मंगोलों की सुरक्षा के लिए चीन के लोगों ने किया। अगला प्रश्न आता है चंगेज खान का जन्म। तो चंगेज खान, ये 3 सन चंगेज खान के जीवन की बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3 सन 1162 ईस्वी में जन्म हुआ। ये कक्षा 11 के छात्रों को एक विशेष जानकारी, अगर आप देखेंगे तो 1162 आपकी किताब में लिखा मिलेगा, और अगले पेजों को पलटेंगे तो 1167 भी आपको लिखा मिलेगा। वहां सुधार लें, 1167 की जगह 1162 ही पढ़ें। 1162 ईस्वी ही सही है। कक्षा 11 की जो एनसीईआरटी की बुक आई है उसमें 2 जगह अलग अलग सन लिखी है, तो 1162 सही सन है। 1162 ईस्वी, इसमें चंगेज का इनका जन्म हुआ और मृत्यु 1227 में होती है। ठीक है, इसकी जो आयु थी 38 और 20, 58 और 7, 65 साल इसकी टोटल आयु थी। 65 साल की आयु को इसने जिया। इसने 1206 में चंगेज खान की उपाधि धारण की। खान इनका धर्म नहीं था, इनका एक खास चीज धर्म। अगर कोई प्रश्न आता है मंगोलों का धर्म क्या था, तो मंगोलों का कोई भी धर्म नहीं था। मंगोलों का व्यक्तिगत रूप से कोई धर्म नहीं था। ये केवल बर्बर और जंगली थे, यायावर थे, इनका कोई धर्म नहीं था। ठीक है, ये खान शब्द जो है इसका मतलब होता है सरदारों का सरदार। इससे कोई इस्लाम के नहीं थे, ये ना खान से कोई ऐसे इस्लामिक जानकारी मिलती है इनकी। ये खान एक उपाधि थी जिसका अर्थ होता है सरदारों का सरदार। चंगेज खान की उपाधि 1206 में सार्वभौमिक सम्राट स्वीकार कर लिया। सभी कबीलों ने, जो भी मंगोलिया के मंगोलों के कबीले थे जितने भी, उन सब ने चंगेज खान को सार्वभौमिक सरदार स्वीकार कर लिया। इनका जो कबीला था चंगेज खान का, वो क्यात कबीला था। क्यात कबीला था इनका, और इनके पिता का नाम एसुजेई और माता का नाम ओलुनिके था। माता का नाम ओलुनिके और पिता का नाम एसुजेई था। चंगेज खान की पत्नी का नाम बोरते। चंगेज खान की पत्नी का नाम बोरते था। इसके 4 पुत्र होते हैं। सबसे बड़ा जोची, दूसरा ओगोदेई, तीसरा चगताई, चौथा तोलेई। ये चंगेज खान जो है वह अपना राज्य जोची को देना चाहता था। ये छात्रों को एक फिर सूचना, ये जो अभी प्रश्न बैंक आई है, प्रश्न बैंक है या कुछ छपके आई है प्रश्न बैंक अन्य प्रकाशनों की, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है, उसको सुधार लें। किताब के अनुसार चंगेज खान जोची जो उसका बड़ा बेटा था उसको राज्य देना चाहता था, लेकिन ये 3 भाई जो थे ओगोदेई, चगताई और तोलेई, इन तीनों का संगठन हुआ और इन्होंने जोची को संपूर्ण राज्य देने से इनकार किया। बाद में चंगेज खान ने अपने संपूर्ण राज्य के 4 हिस्से कर दिए, और तोलेई को मूल गद्दी जो थी मंगोलिया की वह मिली, और जोची को जो वर्तमान में आज रूस की राजधानी मॉस्को वाला क्षेत्र है वह क्षेत्र मिला। वह भी बहुत बड़ा स्टेपी क्षेत्र था, मैदान, जहां पशुचारण आसानी से होता था। इनका इसमें अगला प्रश्न है, सुरक्षित यात्रा के लिए पास बनाए जाते थे। ये मंगोल साम्राज्य जो बड़ा साम्राज्य था, अगर सिकंदर जो महान पढ़ते हैं हम, सिकंदर महान ने बड़ा साम्राज्य बनाया, और वास्तव में सिकंदर से बड़ा साम्राज्य चंगेज खान ने बनाया। चंगेज खान का इतना बड़ा जो साम्राज्य था, इसमें व्यापार के लिए या व्यापारी लोग या यात्री जो भी आते थे, उन्हें एक पैजा, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है पैजा, एक तरह का पास होता था।
इसे जेरिज भी बोलते थे, जेरिज या पेजा। पेजा फ्रेंच भाषा का शब्द है। पेजा कहा जाता था, एक तरह का पास होता था जो यात्रियों को टैक्स देकर के मिलता था, और वो फिर संपूर्ण मंगोल साम्राज्य में कहीं भी घूमे कोई उनके लिए छेड़छाड़ नहीं कर सकता था, कोई परेशानी नहीं आ सकती थी। मंगोलों की आय के जो साधन थे, अब इतना बड़ा साम्राज्य हुआ और साम्राज्य के संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो धन कहां से आता था मंगोलों के लिए? तो ये सामान्य तौर पे एक तो लूट होती थी, जो शहरों की, राज्यों की लूट होती थी, उससे पर्याप्त धन उनके पास इकट्ठा हुआ। लेकिन जो नियमित आय थी मंगोल साम्राज्य की, वो दो तरह से होती थी। एक बाज नामक कर लेते थे और एक कुवकर नाम का कर लेते थे। बाज नामक कर यात्रियों से, व्यापारियों से लेते थे। सुरक्षित यात्रा या सुरक्षित व्यापार करने के लिए जो टैक्स लिया जाता था उसको बाज कहा जाता था। और दूसरा टैक्स जो होता था कुवकर, ये मंगोल साम्राज्य में जितने भी पशु पालक होते थे उनके पाले हुए पशुओं का प्रति वर्ष 10वां हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जाता था। वो पशु के रूप में भी अपना धन दे सकते थे, जिससे मंगोलों को अच्छे नस्ल के घोड़े, ऊंट या अन्य पशु प्राप्त होते थे। तो इससे इनके सेना के लिए घोड़े जो बहुत आवश्यक होते थे उस समय युद्ध के लिए, सेना के लिए, वो कुवकर नामक कर से प्राप्त हो जाया करते थे। और धन जो होता था वो बाज नामक कर से प्राप्त हो जाता था। ये दोनों ही कर मंगोल लिया करते थे। मंगोलों की एक विशेष चीज थी हरकारा पद्धति। प्रश्न आता, इतना बड़ा जब मंगोलों ने साम्राज्य बनाया, एक प्रशांत महासागर से लेकर भूमध्य सागर तक जो इतना बड़ा विशाल क्षेत्र, एक समुद्र से लेकर दूसरे समुद्र पर्यंत तक संपूर्ण शासन मंगोलों ने किया इतने बड़े भूक्षेत्र पे। तो इतने बड़े क्षेत्र में इनकी सूचना तंत्र क्या था? तो उसको हरकारा पद्धति कहा गया है। मंगोलों की हरकारा पद्धति क्या थी, ये प्रश्न आ सकता है। हरकारा पद्धति एक डाक व्यवस्था थी, सूचना पद्धति, जो कुछ किलोमीटर के अंतराल से 10-10 किलोमीटर के अंतराल से वाच टावर बनाए गए थे, जहां सैनिक टुकड़ियां रहा करती थी और तेज गति से चलने वाले जो घोड़े और सैनिक होते थे उनको वहां रखा जाता था। जो एक स्थान की सूचना एक व्यक्ति 10 किलोमीटर चल के एक वाच टावर तक पहुंचाता था और वहां से फिर दूसरा सैनिक चलता था। इस तरह से बहुत ही कम समय में मंगोलों की राजधानी तक सूचना पहुंच जाया करती थी। इस पद्धति को हरकारा पद्धति कहा गया। तो मंगोलों की जो डाक व्यवस्था थी वो इनके परवर्ती शासकों ने भी बहुत अच्छी मानी है और स्वीकार की है। हरकारा पद्धति ये डाक पद्धति थी। अगला प्रश्न आता है रूसों का गठन। ये मंगोलों के 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों के लिए सेना की बड़ी बड़ी 4 टुकड़ियां बनाई, 4 रूसों का गठन किया गया, 4 क्षेत्रों में बांट दिया और सभी चारों पुत्रों को 4 हिस्सों में राज्य बटा, 4 सेना की टुकड़ियां बनाई गई, उन्हीं को 4 उलूस कहा गया है। अगला प्रश्न है तामा किसे कहते थे? तामा सैनिकों की सैन्य टुकड़ियां होती थी। ये दशमलव पद्धति पर आधारित थी। सबसे छोटी टुकड़ी 10 सैनिकों की होती थी। 10 सैनिकों पे एक सैनिक ऊपर होता था, फिर 100 सैनिकों के ऊपर एक सैनिक, फिर 1000 सैनिकों के ऊपर, इस तरह, और फिर आगे 10,000 सैनिकों के ऊपर एक सैनिक होता था। इस तरह से तामा सैनिकों की छोटी टुकड़ियां और उलूस सबसे बड़ा सेना का संगठन। यानी 4 उलूस थे चंगेज खान के साम्राज्य में, तो चारों पुत्र उसके सर्वोपरि होते थे। तो तामा छोटी छोटी सैन्य टुकड़ियां कहलाती थी। अगला है क्रेलताई किसे कहते हैं? तो ये सरदारों की परिषद, जब उसने अपने पुत्रों को राज्य दे दिया तो राज्य देने के साथ उसने 4 परिषदों का भी गठन किया। चंगेज खान के पास जो क्रेलताई परिषद होती थी, सरदारों की परिषद, जिससे वह अपने राज्य के संचालन की, व्यवस्थाओं के संचालन की चर्चा किया करता था, तो उसने अपने 4 पुत्रों को इस तरह से सरदारों की परिषदें बना के दी, उनको क्रेलताई कहा गया है, सरदारों की परिषद। इसके बाद भी कुछ और छोटे छोटे प्रश्न हैं, जैसे यास किसे कहते हैं? यास एक प्रश्न आता है, यास किसे कहते हैं? तो यास जो था, चंगेज खान ने कोई अलग से कानून नहीं बनाया। जितने जगह जीता उसने अपने क्यात कबीले का जो कानून था, ये क्यात कबीला चंगेज खान का खुद का था। चंगेज खान का क्यात कबीला जो था, उसने अपने कबीले के कानून को ही थोड़े बहुत छोटे मोटे संशोधन के साथ ही पूरे राज्य में लागू करवा दिया। तो यास इनकी कानूनी संहिता थी। यास यानी कानूनी
संहिता होती थी। एक शब्द और आएगा आपका मॉन्क। मॉन्क किसे कहते हैं, प्रश्न ये आ चुका है, पिछले सालों में आया, मॉन्क किसे कहते हैं। तो मॉन्क वास्तव में ये शब्द का प्रयोग बौद्ध भिक्षुओं के लिए होता था। चीन में बौद्ध भिक्षु पर्याप्त होते थे और ये चीनी भाषा का शब्द है। चीन में मॉन्क बौद्ध भिक्षुओं को कहा जाता था। और ये बौद्ध भिक्षु साधारण नहीं होते थे, बड़े योद्धा होते थे। बौद्ध भिक्षुओं के साथ ये बड़े ताकतवर और योद्धा होते थे। ये घुड़सवारी भी करते थे और युद्ध कला में भी प्रवीण होते थे, क्योंकि इन्हें लंबी यात्राएं करना पड़ती थी और उस समय में कभी भी कोई भी घटना दुर्घटना हो तो जो मॉन्क होते थे बौद्ध भिक्षु वो युद्ध में ही पारंगत हो जाते थे या इस तरह की शिक्षाएं दी जाती थी। तो मॉन्क जो है भिक्षुओं को कहा जाता था। जब ये आगे बढ़े यूरोप में इन्होंने राज्य स्थापित किया तो ईसाई भिक्षुओं को भी मॉन्क ही कहा गया है। बौद्ध भिक्षुओं को ही मॉन्क और ईसाई भिक्षुओं को भी मॉन्क ही कहा जाता था। अर्थात हम मॉन्क यानी केवल भिक्षु शब्द का प्रयोग करेंगे। और ये कई ऐसे मॉन्क थे जो चंगेज की सेना में भर्ती हुए। ये बड़े ही ताकतवर, फुर्तीले, अच्छे घुड़सवार और योद्धा होते थे। इनकी मंगोलों की एक विशेषता और है। मंगोल आखिर इतने ताकतवर कैसे हुए? मंगोलों में ऐसे कौन से गुण थे कि वो हर जगह सफल होते गए, युद्ध नहीं आ रहे? चंगेज खान ने अपने जीवन में कभी युद्ध नहीं आ रहा, क्या वजह थी? तो ये स्टेपी क्षेत्र जो थे, या फिर अपन एक बार लौट के आएंगे, स्टेपी क्षेत्र जो थे ये बड़े मैदान थे। यहाँ जो शिकार करने के लिए जाते थे चंगेज खान के साथी या इनके पूर्वज जो थे वो शिकार करते थे, तो इनके लिए घुड़सवारी भी जरूरी थी और तेज भागने वाले जानवरों का शिकार करते थे। ये तीर और धनुष चलाया करते, धनुष और तीर से शिकार करते थे। चलते हुए दौड़ते हुए घोड़े पर दोनों हाथों से तीर चलाने की कला इन्हें स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुई, क्योंकि वहां जीवन का संघर्ष था, शिकार करना इनके लिए आवश्यक होता था। अगर ये इस तरह से शिकार नहीं करते थे तो शिकार भाग जाता था। तो ये कला इनमें जो आई, चलते हुए दौड़ते हुए घोड़े पर बैठ करके और दोनों हाथों से तीर चलाने की कला, इस कला के कारण ही इन्होंने विश्व के अनेक राज्यों को विजित किया। ये स्पेशल टैक्ट था उनके पास, स्पेशल कला थी। अच्छा, मंगोलों की और विशेषता, ये जब किसी राज्य को जीत लेते थे और वहां की सेना जो इनके लिए समर्पण कर दिया करती थी, उस सेना को ये अपनी सेना में भर्ती कर लिया करते थे। और जब दूसरे किसी राज्य से युद्ध होता था तो वो हारे हुए सैनिक जो इनमें समर्पण कर देते थे और ये अपनी सेना में भर्ती कर लेते, उनको आगे की लाइन में रखा करते थे और अपने जो सैनिक थे मंगोल जाति के उनको पीछे रखा करते थे। तो ये इस तरह की इनकी कुछ विशेषताएं थी मंगोलों की। मंगोल कौन थे? ये स्टेपी क्षेत्र के थे। उन्होंने नदी, गोबी के मरुस्थल और अल्ताई पहाड़ों की बर्फीली चोटियों के बीच में रहने वाली जाति थी और ये पशुचारण का काम करती थी। यायावर घुमक्कड़ थे। बर्बर का अर्थ बर्बर बेतरतीब ढंग से रहने वाले। ये मंगोलों का आवास जड़ों या तंबुओं में रहा करते थे। इन्होंने कोई बड़े किले, महल या सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की थी। चीन की महान दीवार ये मंगोलों से सुरक्षा के लिए चीन के लोगों ने निर्माण की। चंगेज खान का जन्म, ये 3 सन याद रखना है, 1162, 1227 और 1206। ये इसकी विशेषता है, जितनी उम्र में सिकंदर इस दुनिया से चला गया उस उम्र के बाद चंगेज खान ने अपने युद्धों की शुरुआत की। ये बड़ी फैक्ट बात है इसमें। माने जिस उम्र में लोग सोचते हैं कि अब तो हमारा जीवन पूरा हो रहा है, उस उम्र से चंगेज खान ने युद्धों की शुरुआत की और उसने सफलता ही पाई। 65 साल की उम्र जिया, लेकिन उसने जो भी जीवन में किया वो ऐसा श्रेष्ठ करके गया कि उस जैसा साम्राज्य उसके बाद के या पूर्व के राजाओं ने स्थापित नहीं कर पाया। चंगेज खान की पत्नी का नाम बोर्ते, पिता का नाम येशुजेई, माता का नाम ओलोनिके, 4 पुत्र जोची, ओगोदेई, चगताई, तोले। और सुरक्षित यात्रा के लिए पेजा या जेरेज नाम का पास जारी किया जाता था। मंगोलों की आय के साधन बाज और कुबकर जो पशुचारक थे उनसे 10% लिया जाता था। बाज नामक जो टैक्स था वो यात्रियों से या व्यापारियों से लिया जाता था। हरकारा पद्धति की एक डाक प्रणाली थी। उलूश यानी समस्त सेना का 4 खंडों में विभाजन जो चारों पुत्रों को के सुपुर्द कर दिया गया। तामा सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ियां होती थी और क्रिलदाई सरदारों की परिषद होती थी जो इनके पुत्रों को राज्य संचालन में सहयोग करती थी। ये यायावर साम्राज्य का एक सामान्य जानकारी है और ये प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट है।
सभी छात्र इनको देखें। जो भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, और इन के अलावा जो प्रश्न है उनके भी आप उत्तर जो चाहें वो मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।